हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा लैंग्वेज 1 और 2 जिनका हिंदी है। इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जो पैडागोजी सेक्शन होता है ना, इसे आपको रटना नहीं है, समझ कर करना है। मतलब कि जो पैडागोजी है पूरी टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, समझ पर आधारित होता है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी सेक्शन का हो, चाहे वो आपका सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, या एसएसटी हो, या लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो, ठीक है। जब भी पैडागोजी के क्वेश्चंस को करें तो 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहली बात, जो एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चे को जो है केंद्र में रखना है। जो एजुकेशन है वो आपका क्या है, एनसीएफ कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। मतलब कि बच्चा जो है केंद्र में है। बच्चे को जो है आपको कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। दूसरी बात, बच्चे जो भी आपका उदाहरण होगा वो जो है बच्चे के डे टू डे लाइफ से होना चाहिए, उसकी मातृभाषा में होना चाहिए, और उसका जो इन्वायरमेंट है वहीं से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कि जब भी आप पैडागोजी के सेक्शन को करते हैं तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और याद रखें कि जब भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं ना, तो आपके हिसाब से क्या सही होगा वो आंसर नहीं होगा, बच्चे के हिसाब से क्या सही होना चाहिए उस पर आपको ध्यान देना है। तब देखिएगा पैडागोजी के क्वेश्चंस को कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। ये 3 बातें जो है अपने माइंड में रख कर जो है आप पैडागोजी सेक्शन को करिएगा। मैं प्रैक्टिस सेट पहला जो है ये करवा रही हूँ। इस तरह से 8-10 प्रैक्टिस सेट करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि पैडागोजी को जो है रटना नहीं है, क्या करना है, आपको पैडागोजी को समझना है। देखिए, जो 15 नंबर की तो पैडागोजी आती है, और जो 15 मार्क्स का जो है आपका इसमें हिंदी का गद्यांश और काव्यांश आता है। हिंदी में जो गद्यांश होता है वो 8 नंबर का कई बार होता है, कई बार जो है 9 नंबर का होता है। और वहीं पर जो है अगर 9 नंबर का होगा तो 6 नंबर का जो है काव्यांश के प्रश्न होंगे, 8 का होगा तो 7 के होंगे। मतलब कि इस तरह से डिवाइड होता है। तो 8 नंबर गद्यांश के मान लीजिए और 7 नंबर जो है काव्यांश से आता है, ठीक है। कई बार 6 और 9 का भी रेशो रहता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, या आप सीटेट की जो तैयारी है एकदम बेसिक से करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ से अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो यहाँ से आपको एक हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा के लिए, क्या है, किसी भी भाषा के लिए शब्दों की लंबी सूची को क्या कहा जाता है। तो शब्दों की लंबी सूची आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, डिक्शनरी में, राइट। डिक्शनरी में तो देखने को मिलती है, तो वो क्या होगा, शब्दकोश, ठीक है। वहीं पर जो है शब्दों की एक लंबी सूची मिलेगी, उसी के अर्थ मिलेंगे। शब्दों की लंबी सूची की बात करें या अर्थों की लंबी की सूची की बात करें, शब्दकोश में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूपग्राम क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए, रूपग्राम बोले या रूपिम बोले सेम ही होता है, ठीक है। रूपिम रूपग्राम एक ही होता है। और इसे क्या कहता है, जो आपका वाक्य होता है ना, वाक्य में प्रयुक्त होने वाली कोई भी छोटी से छोटी इकाई सार्थक होनी चाहिए। सार्थक जो इकाई होती है उसे रूपिम। सार्थक का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसका अर्थ होना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि ध्वनि जो होता है, जो ध्वनि होती है उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जो ध्वनियाँ होती हैं वो स्वयं में अर्थहीन होती हैं, लेकिन एक ध्वनि के साथ एक और ध्वनि का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, अर्थवान हो जाती है, अर्थवान हो जाती है, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी जो सार्थक इकाई है उसे कहा जाता है रूपिम अर्थात रूपग्राम। ध्वनिग्राम ध्वनि को बोला जाता है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक होगा नहीं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा सी, क्या, शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक अध्यापक कक्षा में 3 चरणीय साक्षात्कार गतिविधियां करवा रही है। 3 चरण में जो है एक साक्षात्कार गतिविधि करवाती है, एक एक्टिविटी करवा रही है। ये काम जो है 2-2 समूहों में करवा रही है, मतलब 2-2 समूह में जो है लेकर चल रही है। पहले चरण में एक विद्यार्थी जो है साक्षात्कार लेती है। जो पहला चरण है उसमें एक बच्चा जो है साक्षात्कार लेती है और दूसरी विद्यार्थी क्या करती है, उसका उत्तर देती है। इस तरह से समूह में पहले चरण में ये होता है। दूसरे चरण में विद्यार्थियों की भूमिकाएं जो बदल जाती हैं, मतलब जो दूसरी वाली उत्तर दे रही थी वो प्रश्न अब साक्षात्कार लेती है, और जो पहली साक्षात्कार ले रही होती है वो क्या करती है, उत्तर देती है, ठीक है। तो ये बदल जाती है। तीसरे चरण में दोनों आपस में साझा करते हैं कि एक दूसरे से साक्षात्कार में क्या सीखा, ठीक है। तो ये टीचर जो है, अध्यापक ये क्या करवा रही है, ये टीचर जो है ये क्या करवाने की कोशिश कर रही है। समुदाय आधारित शिक्षण, क्या समुदाय आधारित शिक्षण है, बिल्कुल भी नहीं। सहयोगात्मक शिक्षण, ये शिक्षण होगा।
सहयोगात्मक शिक्षण, बिल्कुल। विषय वस्तु पर कोई विषय की तो बात ही नहीं हो रही है। संप्रेषणात्मक की बात ही नहीं करें, वो संप्रेषण नहीं। यहाँ पर एक एक्टिविटी चल रही है जो कि 3 चरण में है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों करवा रही है? ये सहयोगात्मक शिक्षण कहलाता है। एक दूसरे के सहयोग से किस तरह से देखिए वो सीख जाएंगे। तो ये जो है इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कक्षा 8 में अध्यापिका दोहराव वाली ड्रिल, कौन सी ड्रिल? दोहराव वाली, ठीक है। रिपीट ड्रिल नहीं करवाते, वो प्रयोग करते हुए संवाद के रूप में संरचनात्मक प्रतिरूप में नवीन सामग्री प्रस्तुत करती है। मतलब कि क्रिएटिव तरीके से जो है जो भी नई सामग्री है, ठीक है, जो उसके न्यू कॉन्सेप्ट हैं बोले तो जो भी है वो ड्रिल के माध्यम से जो है वो करवा रही है। यह सामग्री प्रस्तुत करने के संदर्भ में अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर रही है? तो देखिए, ड्रिल करवा रही है मतलब कि सुनाई देगा, ठीक है। नए सामग्रियों को जो है दोहराव वाली ड्रिल का प्रयोग करते हुए जो है वो बच्चों को जो है उससे रूबरू करा रही है, बच्चों को वो समझा रही है। तो ये क्या होगा? श्रव्य भाषिक विधि, शास्त्रीय विधि, यहाँ पे कंडीशन की तो बात ही नहीं करी जा रही, श्रृंखला विधि की भी बात नहीं, कुछ प्रत्यक्ष दिखाकर भी नहीं प्रयोग किया जा रहा है, ड्रिल का प्रयोग किया जा रहा है और ड्रिल के द्वारा जो बच्चे सुनेंगे। तो श्रव्य भाषिक विधि, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना के संबंध में ए और बी कथन पर विचार कीजिए। देखिए, ये क्या है? गलतियां जो है प्राकृतिक विकासात्मक प्रक्रिया का संकेत है। जो भी गलतियां होती हैं वो क्या है? प्राकृतिक विकासात्मक प्रक्रिया का संकेत है। मतलब जो बच्चा गलतियां करता है वो नेचुरल तरीके से वो जो है एक क्या कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि गलतियों से वो सीखेगा। गलतियाँ किससे होती हैं? जो कोई कुछ करता है तभी तो गलतियाँ होती हैं। कुछ आप कुछ सीखोगे ही नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो गलती कहाँ से होगी? तो गलतियाँ जो है प्राकृतिक विकासात्मक प्रक्रिया का संकेत है। बिल्कुल सही बात है। अर्जन के दौरान किसी भी अपने घर की भाषा के बावजूद शिक्षार्थियों में एक समान विकासात्मक गलतियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब अर्जन क्या होता है? जिसमें बच्चे बिना प्रैक्टिस के जो है अपने इन्वायरमेंट से भाषा सीख जाते हैं। दूसरा जो है दूसरी भाषा जो होती है उसे जो है एक समान सभी बच्चों में जो है एक समान ही विकासात्मक गलतियाँ होती हैं। ये मतलब नॉर्मल है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। गलत जिसमें है वो तो कट कर दो। ए और बी दोनों सही है, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का क्या है? देखिए, एक अध्यापिका भाषा की कक्षा में सरोजनी बाजार में खरीदारी, ठीक है, एक मिनट, सरोजनी बाजार में खरीदारी नामक गतिविधि करवा रही है। जो सरोजनी बाजार है उसमें एक बाजार में जो खरीदारी नामक गतिविधि मतलब एक एक्टिविटी करवा रही है अध्यापिका। इस गतिविधि में विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए मोल भाव करना है, ठीक है। इंग्लिश में जो है उनसे बातचीत करना है कोई भी चीज़ लेते टाइम। तो अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? संरचनात्मक मॉडल, संज्ञानात्मक मॉडल, अंतःक्रियात्मक मॉडल या कोश? देखिए, यहाँ पे सरोजनी बाजार में खरीदारी करने, ये तो नहीं है बच्चे मोल भाव की बात कर दिया, मतलब बच्चे जो है इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। अंतःक्रियात्मक, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, अंतःक्रियात्मक मॉडल का, क्योंकि बच्चा जब इंग्लिश में मोल भाव करेगा ना तो वो एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन कर रहा है। तो संरचनात्मक और संज्ञानात्मक की तो बात ही नहीं हो रही, कोश विषयात्मक भी नहीं होगा, ठीक है। तो अंतःक्रियात्मक थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। क्या दे रही है? वह अपनी पठन सामग्री को पुनः पढ़ें। जो भी उनका पाठ्य पुस्तक है उसे जो है पठन सामग्री जो है उसे पुनः पढ़ें और उन शब्दों व पंक्तियों पर पुनः ध्यान दें। मतलब पढ़ें और पुनः उस पर ध्यान दें। ऐसा क्यों कर रही है? जिनके प्रति समझ नहीं बन पाई है। मतलब कि पठन सामग्री को पुनः पढ़ें। जैसे कि मान लो कि राम खाता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राम खाता है, इसे पढ़ें और उन पंक्तियों पर पुनः ध्यान दें जिस पे उसे जो समझ में नहीं आया है। राम खाता है, अगर मान लो इसे समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा से देखें। तो ये किस चरण का अनुसरण कर रही है? ध्यान केंद्रित करने की नहीं, स्पष्ट करना, अनुमान लगाना। देखो, अनुमान तो लगाने की बात ही नहीं हो रही, प्रश्न तो कर ही नहीं रहा। यहाँ पे बच्चों को दोबारा ध्यान देना है जिससे कि मतलब जो उसको समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब कि उसको स्पष्ट करना चाहती है वो। तो क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, स्पष्ट करना। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करें तो। हाँ, 7 क्वेश्चन। बहुभाषावाद आता ही आता है इसे एक क्वेश्चन। बहुभाषावाद को समुन्नत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समुन्नत। विभिन्न भाषाओं के उदाहरण देकर। देखो, बहुभाषावाद का मतलब यही होता है कि अलग अलग तरह की भाषाएं। तो विभिन्न भाषाओं के उदाहरण देकर, सही बात है। सभी भाषाओं को एक समान महत्व देकर, मतलब कि कोई भी भाषा सबको जो है वैल्यू देना है, तो ये भी बात सही है।
कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देकर, ये भी बात सही है कि जो लर्निंग होनी चाहिए जो आपकी क्लासरूम है उसमें जो है कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना है। कक्षा में भाषा अंतर का निषेध करके, भाषा जो अंतर है इसका निषेध करके नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 1 2 3 ये कहाँ पर है आपका पहला ही ऑप्शन है, 1 2 3 जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, अध्यापक होने के नाते यदि आप अपने विद्यार्थियों का आवश्यकता विश्लेषण करते हैं, मतलब जो विद्यार्थियों की जो नीड्स हैं, जो आवश्यकता है उसका आप विश्लेषण करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तब प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए करेंगे, मतलब जो सूचनाएं हैं उसका प्रयोग किसके लिए करेंगे। विषय वस्तु के चयन के लिए, देखिए जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की अगर आपको आवश्यकताएं पता चल जाएंगी तो उन सूचनाओं का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए करेंगे, विषय वस्तु का चयन करने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कोई भी चीज़ किस में इंटरेस्ट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपको विषय वस्तु के चयन करने में जो है आसानी होगी। शिक्षार्थियों के समूह बनाने में, मतलब ग्रुपिंग बनाने में जो है आपको जो है आसानी हो जाएगी, ये भी बात सही है। कक्षाएं गतिविधियां उसकी योजना बनाने में भी आपको जो है समस्याएं नहीं आएंगी, मतलब ये भी आसान हो जाएगा। अच्छा और कमज़ोर विद्यार्थियों की पहचान करना, अच्छा और कमज़ोर विद्यार्थी कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो जो है अगर अलग करने की बात करें, अच्छा और कमज़ोर विद्यार्थियों की पहचान करने की बात करें तो इस तरह के ऑप्शन जो है गलत होते हैं। A B C यहाँ पे करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बैक में जो नॉइज़ आ रही है उसको जो है अवॉइड कीजिएगा, मेन जो है आपका फोकस जो है जो मैं बोल रही हूँ उस पर जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, कक्षा 10 के विद्यार्थी मुक्त सदन चर्चा के दौरान कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहे हैं, विचार साझा कर रहे थे। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं मुक्त सदन चर्चा के दौरान जो है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ अपना जो है थॉट, मतलब अपने विचार जो है क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे जब इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने विचार वो साझा कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उन्हें लाभ मिल रहा है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वे किस प्रकार के वचन में संलग्न है, निज वाचन में, सामाजिक वाचन में, आंतरिक वाचन या आत्म केंद्रित वाचन। तो वाइगोत्स्की की बात आ गई तो आपको पता ही है कि सामाजिक वाचन, बच्चे क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मौन तरीका किसका अनुसरण करता है। मौन तरीका, जो आप मौन होकर पढ़ते हैं तो क्या है, संरचनात्मक पाठ्यक्रम, संप्रेषणात्मक, देखिए मौन हो गया तो इसमें संप्रेषण की तो बात ही नहीं आएगी। कार्य आधारित पाठ्यक्रम, ये भी नहीं। पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रम नहीं। संरचनात्मक मतलब कि कहीं ना कहीं जो है आपकी क्रिएटिविटी दिखती है, मतलब आप सोचने में, समझने में, क्रिटिकल थिंकिंग को अपने डेवलप कर रहे हैं, तो संरचनात्मक पाठ्यक्रम मतलब पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जब शब्द स्वीकार किए जाने योग्य वाक्यांशों और वाक्यों को बनाने के लिए संयोजित किए जाते हैं, ठीक है, जब शब्द जो है स्वीकार किए जाने योग्य जो वाक्यांश हैं और वाक्यों को बनाने के लिए संयोजित किए जाते हैं शब्दों को, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्वनिम कहा जाता है, आकृति विज्ञान कहा जाता है, या आकृति विज्ञान मतलब रूपी विज्ञान जो होता है, वाक्य रचना या प्रैग्मेटिक। तो हम सब लोगों को पता है कि जो भी शब्दों से वाक्यांशों और वाक्यों को बनाने के लिए मतलब एक वाक्य बनाया जाता है तो वाक्य रचना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कक्षा में पाठ्य सामग्री पढ़ते समय अध्यापक विषय वस्तु के शब्दों पर अधिक बोल रही है, विषय वस्तु जो है उस पर अधिक बोल रही है, वह किस पर अधिक ध्यान दे रही है, जो विषय वस्तु है ना उस पर अधिक बोल रही है, तो किस पे ध्यान दे रही है, संज्ञा निरूपणात्मक योजक पे नहीं, अधिक बोल रही है संज्ञा कारक, कारक की तो जोड़ता है, संज्ञा परिमाणवाचक और सहायक क्रियाएं नहीं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण अधिक ध्यान दे रही है। देखिए, कक्षा में पाठ्य सामग्री पढ़ाते समय अध्यापक जो है जो विषय वस्तु है, मेन कॉन्सेप्ट है, उस पर जो है अधिक बोल रही है, तो वह किस पर ध्यान अधिक दे रही है, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए ना हिंदी पैडागोजी के, तो वो भी मैं जो है आप लोगों की उसकी क्लासेस 2-3 क्लासेस में उसे कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे जो भी अपडेट होता है मैं वहीं पर अपडेट कर देती हूँ, तो वहाँ पे जो है आप लोग जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और जो क्लासेस होती हैं उसका पूरा अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पर मिलता है, क्लासेस के बाद जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ।
तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको जो है प्रैक्टिस कर सके एक सही डायरेक्शन में। 10 मिनट के 15 मिनट की प्रैक्टिस आप ये, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आपको इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैं PYQ के ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ मिक्स करके, ठीक है। देखिए, कौन से शब्द वैज्ञानिक शब्दों की ओर संकेत करते हैं? बहुत कम अर्थगत विषय वस्तु होती है। मुक्त कक्षा मतलब कि आपका जो है ओपन क्लासरूम होता है, या खुले अंत वाले प्रश्न, जो ओपन एंडेड वाले जो प्रश्न होते हैं वो, या विषय वस्तु या प्रकार्य। तो कौन से शब्द वैज्ञानिक शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं? तो वैज्ञानिक शब्द की ओर तो प्रकार्य, ठीक है, ये तो कर नहीं रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए जो है नए होंगे, और इन क्वेश्चनों से जो है आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके जो है आप ज़रूर पूछिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया। ऑल द बेस्ट। बस ऐसे ही जुड़े रहिए। यहाँ से आप अगर सेल्फ स्टडी करें तो आपको एक बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट।